Assalamu alaikum everyone. Welcome to this Family Business Dynamics seminar. Today we are joined by three business owners from three totally different types of industries. Firstly, we have Shujat Ali Khan Saab from the industry of leather garments manufacturing and exports. He is accompanied with his son, Samir Ali. So we have two generations here. Secondly, we have Jalaluddin Murani Sahab. He is an exporter of confectionery items. He also runs a family business, and Adnan Murani is involved with him in his business. He is also going to join us later in the meeting. And finally, we have Shahid Saab. Shahid Saab is a manufacturer of engineering goods, machineries. He runs a company with the name of FTNC Products. He deals in the manufacturing of autoclave, hot air oven, automatic liquid filling lines, and other simple machinery, which he also exports to some countries. He was also supposed to be joined with his nephew, but unfortunately he has an accident, so he wouldn't be able to join. It's a minor accident, should be okay, but it would have been better if he was here. So let's start by asking the question from all the participants. Number one, what kind of business they're running? When did they start? Secondly, who are the family members who are involved in their business, and how do they manage their involvement? So let's start with Shujat Ali Khan Saab, and then we'll move on to the other speaker. Shujat Saab. We have our own factory and tannery. I started 30 years back. 30 साल पहले business शुरू किया था, और I started on a very low level, starting from a shop, a small shop, which is called, you can call it the Juma Bazaar, and then step by step working hard. And 1995 मैं first time जब Germany गया, और वहाँ से कुछ सिखा कर कुछ आया वापस. Or then step by step I started real export in 1996, और फिर 96 के बाद से onward 2001 में मैंने एक benchmark cross किया 300 million का, और फिर by the grace of Almighty 210 में मुझे businessman of the year का honor मिला in America, Washington DC. जो एक रिसर्च सोसाइटी थी, उसने दुनिया से 300 बिजनेसमैन को सेलेक्ट किया और उनको ऑनर किया, तो आई वाज वन ऑफ देम. आफ्टर 2010 मैंने पूरी कोशिश की कि थोड़ा सा बिजनेस को अपना ब्रांडिंग की तरफ लेकर जाऊं, और देन वी इन्वॉल्व इन हाईएस्ट ब्रांड इन ऑल ओवर यूरोप, एंड प्रेजेंटली वी आर वर्किंग मोर देन 30 ब्रांड्स इन यूरोप. आप ये कह लें कि स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीस टू टिल पुर्तगाल, जो ग्रीस जहाँ से यूरोप शुरू होता है, और फिर उसके बाद जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, और फ्रांस, स्पेन, एंड देन पुर्तगाल. तो यहाँ के जो इनके अपने जो ब्रांड होते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए काम किया, और वी स्टिल आर वर्किंग इन अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लेदर गारमेंट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी. एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजम कि आप हमेशा इस तरह के ये बड़ा इट्स, मैं अभी स्टडी कर रहा था, इट्स रियली अ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक. ये होना चाहिए, और हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ कल्चर ऐसा बन चुका है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, स्पेशली हाई लेवल बिजनेसमैन, बिकॉज मैं तो एक एसएमईज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आप ये कह लें इन बिटवीन एसएमई एंड हाई एक्सपोर्टर के दरमियान की कहीं मेरी स्टेटस आता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के डिस्कशन होते नहीं है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नजम कि आपने इस तरह के डिस्कशन रखे. एज फार एज द फैमिली इज कंसर्न, मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत मुख्तसरन आप लोगों को बताऊं. आई स्टार्टेड माई ओन, और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप कह लें फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता था. मेरे वालिद भी जॉब करते थे, और मैंने ही शुरू किया इसको. और नाउ माय सेकंड जनरेशन इज विद मी, समीर, और वो आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या किया. सो नाउ ही जॉइंड मी लास्ट 1 ईयर. 1 साल पहले जब वो वापस आए टर्की से पढ़ के, तो उन्होंने फिर ज्वाइन किया. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेकंड जनरेशन है जो हमारे बिजनेस में आई है, और जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा, देन वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस कि कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है.
एक फैमिली में जब फैमिली मेंबर आपको ज्वाइन करता है एंड यू बिलोंग्स टू द बैक लेगेसी कह लें आप, या आप ओल्ड लेगेसी कह दें, कि जो हमारी बिजनेस कल्चर है आप उसके साथ चल रहे होते हैं जो मैंने स्टार्ट किया। और जब एक नया मेंबर और वो आपका अपना बेटा हो वो इंडक्ट होता है तो फिर किस तरह से कितनी आसानियां होती हैं या कितनी मुश्किलात होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजम एंड वील गो फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट। थैंक यू जी। जलाल साहब, आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और फैमिली मेंबर्स कैसे इन्वॉल्व हुए और करंटली कितने फैमिली मेंबर्स आपके साथ इन्वॉल्व हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑल हियर। माय नेम इज जलालुद्दीन मोरानी. This is my family business. I did my engineering from NED University in electrical technology. Then I did some jobs in professional institutions as a consultant, and this business was already there. My elder brother was running this. फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, मैन पावर की ज़रूरत है. देन आई जॉइन इट. लास्ट 30 इयर्स हो गए तकरीबन मैं इस बिज़नेस में इंडक्ट हूँ. हमारी फैमिली एक्चुअली बिज़नेस ओरिएंटेड ही रही है शुरू से, चाहे मेरे दादा हों, वालिद हों, लेकिन वो बहुत ही लो लेवल पे, यानी कि ग्रोसरी स्टोर या इस तरह के बिजनेसेस में रहे, या एजेंसीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन हैं. मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आए जब, तो फिर मेरे आने के बाद हमने इसको ग्रोथ दी, प्रोफेशनल वे पे इसको लेके गए हम. हमारी कन्फेक्शनरी बिजनेस पहले था, फिर कन्फेक्शनरी को शुरू में ये ऑनर बेस्ड था, मतलब कि इंडिविजुअल ऑनरशिप थी. फिर इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाया और पूरा प्रोफेशनली उसको लेके गए. इसके बाद एक और कंपनी ने बर्थ लिया जिसको हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमने इन किया. फिर एक और तीसरा बिजनेस हमने किया केमिकल, फूड केमिकल्स की इंपोर्ट और उसको मार्केट करना लोकली. और एक फिर चौथा बिजनेस हमने किया जो हम कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की या पाकिस्तान से बाहर कहीं की भी. हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि कन्फेक्शनरी में हम किसी अपनी ब्रांड नहीं बना सके वर्ल्ड ओवर. दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है. पाकिस्तान की फूड प्रोडक्ट की ब्रांड अब बनना शुरू हुई है, वो भी जो लोग पाकिस्तानी या इंडियन ओरिजिन के वो ख़रीदते हैं. तो दूसरी कम्युनिटी में अभी भी ब्रांड नहीं बन सका है. तो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, और लिटिल बिट इन ऑस्ट्रेलिया एंड लिटिल बिट इन यूएसए एंड यूरोप. बात यह है कि फैमिली के कौन लोग हैं. हमने शुरू से ये रखा था कि फैमिली के लोगों को ज़्यादा इंडक्ट नहीं करना है. हम 4 भाई इसको चलाते हैं. अभी हमारे भतीजे इन हुए हैं जिनको भी 10 साल हो गए तकरीबन हमारे साथ. बट वो कल्चरल डिफरेंस और एजुकेशन का जो डिफरेंस होता है उसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल होता है. उस पर मैं बाद में बात करूँगा. ये तो छोटी सी चीज़ें हैं जो असल जो मैं एक सवाल भी रखूँगा जो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नजम इस पे सवाल पूछे कि हमारी जो फैमिली बिजनेसेस है क्यों थर्ड जनरेशन को क्रॉस नहीं कर पाती है और डाई आउट हो जाती है. इस पे मैं बात करना चाहूँगा अगर ये क्वेश्चन आप रखेंगे तो. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन. थैंक यू वेरी मच जलाल साहब. मैं शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा. शाहिद साहब, आई थिंक आपका कैमरा बंद है. कुड यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? शाहिद साहब, आर यू देयर? जी शाहिद साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि I'm sorry, अगर आप इजाजत दें तो एक 5 मिनट का हम ज़ोहर की नमाज का वक्फा कर लें, सिर्फ जस्ट 5 मिनट. जी शाहिद साहब, आई थिंक यू कैन क्विकली गो एंड कम बैक. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. जी शाहिद साहब, बैक टू यू. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, और किस तरह से आपके फैमिली मेंबर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई, और इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी फैमिली मेंबर्स आपके साथ इन्वॉल्व हैं? जी, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम.
देखिए, मैंने अपना काम करीब 35 साल पहले स्टार्ट किया था, और मेरे लड़के ने अभी कुछ 3-4 साल पहले ज्वाइन किया है। उससे पहले तक मैं इस काम को खुद ही अकेले ही लेके चल रहा था। काम हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा स्पेशलाइज्ड है। हम फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स और केमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए प्लांट डिजाइन करते हैं और उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। पाकिस्तान के अलावा हमने काफ़ी प्लांट एक्सपोर्ट ही किए हैं, जिसमें कनाडा कुछ एक्सपोर्ट किया है, कुछ अमेरिका एक्सपोर्ट किया है। बांग्लादेश को आज से 2-3 साल पहले तक जो मेजर चंक था हमारा, वो बांग्लादेश से आ रहा था, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। फिर वक्त पोजीशन ये है, लड़का जिसने अभी ग्रेजुएशन किए और मास्टर्स किया, उसने मुझे ज्वाइन किया है। ये मुख्तसर सा है। वैसे मैं खुद बुनियादी तौर पर एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जलालुद्दीन साहब की तरह। मेरा ताल्लुक भी एनईडी से ही है, बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से जब जलाल साहब मेरे ख्याल से प्राइमरी क्लासेस में होंगे, या शायद प्राइमरी क्लास में भी नहीं होंगे, उस वक्त तक मैं ग्रेजुएट था। 71 में मैंने ग्रेजुएशन किया, और 71 से 81 तक मैं जॉब करता रहा। मोस्टली 2 जॉब्स मैंने की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। वहाँ से जो कुछ गेन किया मैंने, उसी से कुछ तजर्बा हुआ, और मैंने हिम्मत की कि अपना कोई इंजीनियरिंग से मुतालिक सेटअप करूँ। तो बुनियादी तौर पर तो बतौर कंसल्टेंट शुरू किया था, लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त इंजीनियरिंग में, खासतौर पर प्रोसेस इंजीनियरिंग में, कंसल्टेंसी का कोई ज़्यादा रिवाज था नहीं। तो लोग कंसल्टेंसी का डॉक्यूमेंट तोल कर देखते थे कि ये कितना लिख दिया उसने, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो कुछ ड्राइंग्स होती थी और 3-4 पेजेस डिस्कशन के होते थे, तो वो उसकी माली हैसियत तुल के नहीं आ सकती थी। तो उसके बाद ग्रेजुअली जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मैं स्विच ओवर हुआ, और कंसल्टेंसी भी अभी कुछ जारी है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कंसल्टेंसी में ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं बनिस्बत मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर पीपल टू असिस्ट मी, देयर आर इंजीनियर जिनको मैं डिप्यूट कर सकता हूँ, लेकिन कंसल्टेंसी में मुझे अपनी 100% देनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर है कि और किसी को ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री का इतना एक्सपोजर नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। यही मेरा कल से मुझे कहना था। बाकी जी, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। इस अब जब तक शाह साहब वापस आते हैं, जलाल साहब आपसे मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हम फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो मैं चाहूँगा ब्रीफली आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि आपकी एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या फ़वायद और क्या नुकसानात हैं इसके। जी, जलाल साहब। जी, थैंक यू नजम। 2 बातें बड़ी क्लियर है इसको समझने के लिए। अगर आप ये देखें कि यूरोप के अंदर फैमिली बिजनेसेस जो हैं 2-2, 250-250 साल तक अभी भी मौजूद हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उनको बाकायदा उस इन्वायरमेंट में ट्रेन किया जाता है, और उनके जो भी बुजुर्ग कह लें या वालिद कह लें या दादा हों, वो उसको खुद मॉनिटर करते हैं। एक सिस्टम बना होता है, उसके अंदर उस बंदे को एडजस्ट होना होता है। हमारे ये प्रॉब्लम रहता है कि जो नई जनरेशन आती है वो बुकिश ज़्यादा होती हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए वो समझती हैं कि बुक में जो पढ़ा गया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना कल्चर है।
और उस कल्चर के हिसाब से, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि कल्चर के हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने भी कंसल्टेंसी शुरू की थी और उसमें यही प्रॉब्लम थे कि बहरहाल वो पूरी सोसाइटी का मसला यही है कि वो बहुत इजी लेते हैं इंजीनियर्स को, और कि ये तो यार बेकार की बातें हैं। तो बात ये है कि जब जनरेशन आती है तो उनको ट्रेन करना ज़रूरी है, एक सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर उसको एडजस्ट किया जाए और वो सिस्टम के तहत चला जाए। दूसरा, हमारी जो बिजनेस फेलियर्स ज़्यादातर होते हैं उसमें ये होता है कि अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं। यार वो थोड़े पैसे चाहिए डैडी, अच्छा जाओ गले में से निकाल लो। अब वो होता क्या है कि वो एक हैबिट बन जाती है और उसके बाद वो बिजनेस जो है ना ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है कि जहाँ पे रिटर्न नहीं होता, मतलब कि देयर इज नो वे टर्न अराउंड। इस तरह के मामलात होते हैं। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी नेसेसरी टू कंटिन्यू योर फैमिली बिजनेस। फैमिलीज को, ज़्यादा मेंबर्स को जब आप इन्वॉल्व करते हो तो उसको आप फिर एक सिस्टम के थ्रू इन्वॉल्व करो, यानी कि सैलरी रखें उसकी, कुछ जो मराद आप मैनेजर को दे रहे हैं या उससे ऊपर देना चाह रहे हैं उस तरह के मराद के साथ रखें। ऐसा ना हो कि ओपन एंडेड हो चीज़, जिससे आपका सिस्टम हिल जाए और पूरा बिजनेस कोलैप्स कर जाए। ये मामलात मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में देखे हैं, जो होने के बाद वो बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और बाद में हालात बहुत बुरे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है यूके के अंदर, गोरा है। तो मैंने उससे पूछा कि यार तू अभी एमडी बना है, तेरी एज तकरीबन 50 ईयर्स है और उसके वालिद अभी भी बैठते हैं, ही इज अराउंड 80 ईयर ओल्ड। तो बोलता है यार मेरे डैडी जो है ना, वो अभी उनको कॉन्फिडेंस आया है मेरे 20-30 साल काम करने के बाद कि मैं ये कर सकता हूँ, जब उन्होंने मुझे एमडी बनाया। तो यू अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 4th जनरेशन बिजनेस है, 4th जनरेशन। और अब मैं उसके वालिद को फोन करता हूँ तो बोलता है नहीं यार तुम पॉल से बात करो, बेटे से बात करो। तो यानी कि ये जो कल्चर के अंदर इवॉल्व होना है ना, ये बहुत बड़ा काम है जो करना जरूरी है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा जवाब दिया है, तो इससे मसला जी शायद हल हो। शुक्रिया जलाल साहब। शाहिद साहब, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने के जिस तरह कुछ फवायद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। मैं इसका नुकसानात अभी जवाब जलाल देता साहब हूँ। ने बताया देखिए कि साहब, बेसिकली मैं आपको आपसे अर्ज करूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझ सब और मेरा लड़का वो कंपनी के डायरेक्टर जरूर है, लेकिन उनको सैलरी मिलती है। और हमारे पास क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फाइनेंस मैनेजर है। इसी तरीके से प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। मैं अगर खुद भी मुझे कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे करना पड़ता है कि मैं तनख्वाह के अगेंस्ट कुछ पैसे ले रहा हूँ, मतलब मैं गले में से ऐसे नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो जो फैमिली एडवांटेज बिजनेस का एडवांटेज है, मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि मैं अभी तक वर्क कर रहा हूँ, वरना मैं 10 साल पहले जब मेरी उम्र 60 साल थी तो मैं रिटायर हो चुका होता। अपने क्लास फेलोज की तरह मैं लोगों से जॉब की भीख मांग रहा होता कि मुझे अपना किचन रन करने के लिए, और मैं फिजिकली एक्टिव भी अगर हूँ, भी जॉब करनी होती। सबसे बड़ा एडवांटेज तो है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी नई जनरेशन को टेक ऑफ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो कुछ मुझे जो सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस में, एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, उसके अलावा एक इंटेंजिबल है, और वो इंटेंजिबल एसेट वो एक्सपोजर है जो मुझे इन 35 साल में हुआ है। इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं, और इस ऐसे अब मेरा बेटा कहीं मीटिंग में जा रहा होता है तो उससे बाहर रिसेप्शन में नहीं बिठाया जाता। ये कहता है कि शाही साहब का लड़का आया है, और उसको इंतजार नहीं करने को, उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरे लोगों ने कैरियर शुरू किया था, वो ज्यादातर नंबर 1 पोजीशन से रिटायर हुए। फिर उनके जो जूनियर्स थे वो अब
नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो मुझे कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है, ना किसी से परमिशन लेनी होती है, बल्कि वो लोग मुझसे टाइम मांग रहे होते हैं कि टाइम उनको दे सकता हूँ। तो जो ये गुडविल होती है, ये सिर्फ अदरवाइज मैं रिटायर हो चुका होता, जो कुछ मैंने सीखा होता वो मेरे साथ ही कब्र में चला जाता। तो अब सवाल ये है कि नई नस्ल को ये वैल्यूज कैसे मुंतकिल करते हैं, उनको कैसे ट्रेन करते हैं। बाज़ फैमिलीज में ये होता है कि खास तौर पर एक हमारी जो बिरादरी है कि वो जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो वो उसको चपरासी के तौर पर करते हैं। 1-1.5 महीने उसे ऑफिस को साफ करना और चाय लाना और चाय ले जाना, उस सही मानों में जिसे हम रोल मॉडलिंग कहते हैं, वहां से पहले वो चपरासी बनता है, फिर उसको क्लर्क बना दिया जाता है। उसको 2-3 साल लगते हैं इंडक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत फैमिलीज होती हैं कि वो डायरेक्टली बाप अपनी चेयर खाली कर देता है कि ये तेरी चेयर है, आके बैठ जा, जबकि उसको कोई एक्सपोजर ही नहीं है, उसको यही नहीं पता होता कि इंडस्ट्री कैसे रन होती है। तो वो बिजनेसेस आमतौर पे नाकाम हो जाती हैं, जहां नई जनरेशन ऑन इट्स ओन नंबर पे आ जाती है बगैर प्रॉपर इंडक्शन के। और वो फिर उनके लिए ये बात समझना आसान नहीं होती कि पैसा कमाना और बिजनेस करना कोई पीस ऑफ केक। आपने मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 8-9 आदमी मेरे पास थे। अब मेरे पास 150 से ऊपर लोग हैं, जिसमें से 20 जो है क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। तो जाहिर है कि मैंने बिजनेस में ये सिर्फ किया कि जो अपनी तनख्वाह ली वही ली, बाकी जो भी अर्न किया वो उस रहा। जाहिर है कि मैं खुद नौकर पेशा था, मेरे आबा अजदाद में भी कोई बिजनेसमैन नहीं थे, मैं किसके पास कमाया था। लेकिन मुझे एडवांटेज ये था कि मेरे पास स्किल थी, तो मुझे बिजनेस शुरू के लिए भी सरमाए की जरूरत नहीं थी। जिन्होंने मुझे शुरू में ऑर्डर दिए, उन्होंने उस ऑर्डर को फाइनेंस भी किया। तो मैं जीरो इक्विटी के साथ बिजनेस में दाखिल हुआ। और इवन जो प्रोविडेंट फंड मुझे मेरी प्रीवियस जॉब्स में मिले थे, क्योंकि जो नौकर पेशा होता है वो एडवेंचरस नहीं होता, तो वो पैसा भी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए जिसमें फिक्स आमदनी होती है। तो ये अजीब मेंटेलिटी है, खासतौर पर अगर बिजनेसमैन में कोई बिजनेस ना कर रहा हो और वो सब नौकर पेशा हो, और अगर बिजनेसमैन मार्केटियर ना हो। मार्केटियर इज अ गुड बॉस, वो चैलेंजेस लेता है। आमतौर पर इंजीनियर्स जो हैं वो थोड़े से, अगर दलाल साहब को बुरा न लगे तो बहुत डल होते हैं, वो फैसला करने में आते हैं, वो हमेशा ये डरते हैं कि फैसला गलत ना हो जाए। जबकि मार्केटियर फैसला करता है और उसको पता है कि इसमें गेन भी है, इसमें लॉस भी है। गेन है, ज्यादा गेन है। तो आमतौर पर जो इंजीनियर्स होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, लीडर्स नहीं होते बिजनेस में। ये मेरा अपना अपना जाती ऑब्जर्वेशन है, राइटली और रॉन्गली। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने कभी अपना जाती पैसा बिजनेस में नहीं लगाया, जो बिजनेस में कमाया था वही इन्वेस्ट करता गया, और कभी अपनी जरूरत से ज्यादा विड्रॉ भी नहीं किया, मैंने ना मेरे लड़के ने, ना उसको कभी अलाउ किया कि उसमें गैर जरूरी तौर पर अपने राजात के लिए कोई फंड्स उससे ड्रॉ करें। तो बेसिकली अगर आप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं और प्रोसीजर मैनुअल्स हैं, वो फॉलो होते हैं, और आपके मैनेजर्स को इतनी आपने करेज दी हुई है कि वो आपको चैलेंज कर सके, वो आप ये कह सके कि आपने अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लिया था और कि मैं 3 दफा में कटवा लूंगा, और आपने जो अकाउंट के लगता है उसको चुपके से ये कह दिया कि इस महीने में काटना मेरा। तो ये थोड़ा सा आपको जो मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं,
हिम्मत भी देनी पड़ेगी और उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तो तब तो ये बिजनेस आगे जाता है। वरना ये है कि दूसरी नस्ल तक तो चलता है, हमारे यहाँ ये रहा है कि तीसरी नस्ल में वो बिजनेस अय्याशी की नजर होता है, तीसरी नस्ल उतनी मेहनत नहीं कर रही होती उसमें। तो हाँ, कम से कम पाकिस्तान में ये है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू आई वेरी होप मच। कि मैंने जी तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं फॉर द सेक ऑफ शुजात साहब जो अभी भी वापस आए। तो शाहिद साहब का जो क्रक्स है जो उन्होंने बताया कि फ़वाइद और नुकसान क्या हैं फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने के, इन्होंने बात तो ये कही कि जैसे ही कोई फैमिली मेंबर आए उसको डायरेक्टली आप कोई बड़ी पोजीशन ना दे दें, बल्कि उसको पूरे एक प्रोसेस से गुजारें, इंडक्शन के प्रोसेस से गुजारें और उसको ट्रेन करके उस लेवल पे लेके आए जहाँ पे वो परफॉर्म कर सके। जलाल साहब ने ये बात कही कि अगर हम वेस्ट में देखें तो बहुत से ऐसे बिजनेस के अंदर तीसरी चौथी जनरेशन के अंदर तक बिजनेस जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरी, और शायद साहब ने भी इसको इंडोर्स किया कि दूसरी तीसरी जनरेशन के अंदर ही जो है वो अय्याशी की नजर आता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिसके अंदर एक फैमिली मेंबर भी उसी तरह डील हो जिस तरह बाकी एम्प्लॉइज डील हो रहे हैं। अब ये सवाल शुजात साहब मेरा आपसे होगा कि फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने के फवायद भी यकीनन कुछ होते हैं, आप कॉन्फिडेंस आपका होता है, आप बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी हैं। तो वो क्या फवायद और क्या नुकसान हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं? जी शुजात साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो जलाल साहब ने और शाहिद साहब ने बात कही मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि जो इनके अपने तजर्बात थे और जो इनके थॉट्स हैं वो एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर हम स्पेसिफिकली सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो प्रोसीजर होता है किसी भी फैमिली मेंबर को इंडक्ट करने का, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, मैंने जब अपने पहले फैमिली मेंबर यानी अपने बेटे को इंडक्ट किया तो मेरा अपना एक प्रोसीजर ये था, आई एम एब्सोल्युटली एग्रीड विद शाहिद साहब कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया कि जब ये गए पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर तो ये हर सेमेस्टर के ऊपर 2 महीने के लिए ये पाकिस्तान आते थे, 2 से 3 महीने के लिए। तो मैं इनको ये करता था कि इनको अपने यहाँ जॉब देता था, मैं इनकी 10,000 रुपए सैलरी, जॉब ऐसी थी कि ये बिल्कुल हमारे जो थे। नंबर 1 इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी। दूसरी इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी कि जो भी हमारी शिपमेंट जाती थी उसको ये फॉलो करते थे और उसको फॉलो करने के साथ साथ उस शिपमेंट को गाड़ी में लोड भी कराते थे, लाइक अ मजदूर, लाइक अ लेबर। तो ये मैंने इनके साथ ये रखा। तीसरी जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो इनको मुझे डालनी थी, क्योंकि लेदर जो गारमेंट की फील्ड है ये एक प्योर टेक्निकल फील्ड है और लेदर गारमेंट जो एक लग्जरी आइटम है, इसके अंदर जो हम बेचते हैं वो बहुत हाई प्राइस बेचते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर होती है वो भी बहुत हाई क्लास होती है। और फिर जब आप इफ यू आर वर्किंग फॉर द ब्रांड देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर के जी आप जो चीज आपने अप्रूव कराई है वैसे। तो ये मैं इनके साथ बैठता था और इनको बैठकर 1 घंटे का लेक्चर इनको देता था कि पाकिस्तान में लेदर गारमेंट्स की क्या क्या इंच है और क्या क्या चीजें हैं और क्या फैशन है जो हमें पाकिस्तान से जा सकता है दुनिया में। तो ये 3-4 चीजें मैं इनके अंदर इंडक्ट करता था और उसके बाद मैं आगे बढ़ता था। तो ये एक बिल्कुल बात सही कही उन्होंने शाहिद साहब ने कि ये तजर्बे की बात है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो फिर किसी ना किसी इशू में जाकर अय्याशी कह लें या इसको जो भी नाम आप दे लें कि वो फिर निकल जाती है। लेकिन इसका एक डिफरेंट पहलू, एक अलग पहलू भी है इसका कि व्हाई दे आर स्विचिंग देयर बिजनेस फ्रॉम कोर बिजनेस टू सम अदर प्लेस। देखिए इसके अंदर एक बात जो आजकल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो 12 महीने होते हैं, यानी जिनके अंदर 12 महीने जिसका बिजनेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सटाइल गारमेंट की बात करता हूँ। टेक्सटाइल गारमेंट जो है वो 12 महीने का बिजनेस है, यानी अगर आप समर के लिए बना रहे हैं तो टी शर्ट बना रहे हैं और अगर आप विंटर के लिए बना रहे हैं तो स्वेट शर्ट बना रहे हैं, यानी जो हुडी जिसको कहते हैं। तो ये 12 महीने का बिजनेस। बट जो सीजनल बिजनेस होता है ना उसके अंदर एक पर्टिकुलर आप प्रॉफिट रेट के साथ जा रहे होते हैं। अब वो प्रॉफिट रेट जब जब किसी भी लग्जरी आइटम का सीजन ऑफ होगा या कोई भी लग्जरी आइटम जो है वो फैशन से आउट होगा या आप कह लें कि आपकी मार्केटिंग से आउट हो जाएगा, आप जिस बायर को टारगेट कर रहे हैं आप उसके अप टू फैशन उसको नहीं दे सके, तो क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, आपकी क्वालिटी कम होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है।
तो ये वो पॉइंट होता है जिस पे जाकर जो नई जनरेशन है वो डिस्टर्ब होती है। वो ये कहती है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास इसका फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह देता हूँ कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट होलसेलर्स को शिपमेंट करता हूँ, बट आजकल आपको पता है ई कॉमर्स का जमाना है। आप वही गारमेंट अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर बेचेंगे तो आपको उससे ट्रिपल प्रॉफिट मिलता है उसके अंदर, बट उसमें क्वांटिटी नहीं मिलती आपको। तो जो नई जनरेशन है वो ये कहती है कि व्हाई डोंट वी इंडक्ट आवर बिजनेस इनटू द ई कॉमर्स। ये मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो वहां फिर स्विच करता है जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, ये कहती है कि हम नाउ, मैं आपको लेदर गारमेंट की एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, खास ग्रुप के नाम से, या आप कह लें शायद शाहिद साहब जानते भी होंगे, एस एम मुनीर साहब, एस मोहम्मद दीन। दे आर द पायनियर्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री, बट जस्ट 6 months बिफोर दे क्लोज्ड ऑल द लेदर बिजनेस। इन्होंने अपनी सारी लेदर की फैक्ट्रियां बंद कर दी और सारा, और दे डाइवर्ट फ्रॉम लेदर टू टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में भी ये चलेगा रॉ मटेरियल की तरफ। तो देखिए, ये बात समझने की जरूरत है कि जब प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो लोग डाइवर्ट करते हैं बिजनेस को, और वो ये समझते हैं कि अब इस बिजनेस में इतना नफा नहीं रहा। और जो नई जनरेशन आती है, मैं बीइंग अ 30 years एक्सपीरियंस पर्सन, मुझे पता है मैं लेदर ही कर सकता हूं, और क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने बिजनेस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के सामने डिफेंड करूं अगर बिजनेस खराब भी हो रहा है। बट नई जनरेशन ये कहती है कि नहीं, हमको वी शुड डाइवर्ट आवर बिजनेस फ्रॉम लेदर टू टेक्सटाइल, और लेदर टू ई कॉमर्स, और लेदर टू टेलीकम्युनिकेशन, व्हाटएवर जो पाकिस्तान में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये नहीं है हर दफा, ये नहीं है कि अय्याशी की बिना पर होता है, अय्याशी की बेसिस पे भी होता है, क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग बेस, फाइनेंशियल बेस दे चुके होते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, कि वो फिर सोचता है कि नहीं, मैं 8 घंटे या 10 घंटे काम ना करूं, मैं काम भी 4 घंटे करूं, उसमें से 2 घंटे मेरे जो हो वो मैं अपने कमरे में बैठ के करूं, मैं प्रोडक्शन साइट पे फ्लोर पे ना जाऊं, या मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करूं, या मैं जो मैं प्रोसीजर्स बनाए उसको मैं फॉलो ना करूं, और मैं डिपेंड कर लूं अपने लोगों के ऊपर जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, मैं उन पर डिपेंड करूं और अपने कमरे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात है कि जो डाइवर्ट करते हैं वो। अच्छा, अब आता हूं मैं आपके असल सवाल के ऊपर, कि आप ये समझते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि जो समीर है उसके आने से मुझे क्या हुआ। देखिए, उसके आने से अगर मैं परसेंटेज कहूं तो ट्रबल थी वो मुझे 25% थी, मुझे 75% फायदा हुआ। तो पहले ट्रबल की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से पढ़ के आए थे जहां झूठ, धोखा और फॉल्स कमिटमेंट, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां बायर ये कहता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बता दें कि आपकी शिपमेंट डेट क्या होगी, आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा, या आप जो मुझे दिखा रहे हैं वही आप मुझे भेजेंगे। तो यहाँ आके मैं कमजोर हो जाता हूँ। कमजोर इसलिए नहीं कि मेरी नीयत खराब है, इसलिए कि मेरे पास जो अवेलेबल स्टाफ है या अवेलेबल एक्सपर्टीज है या मेरे पास जो स्किल्ड लेबर है वो इतनी रिफाइन नहीं है। वो पाकिस्तान का कल्चर बड़ा खराब है कि आप कुछ भी बना दें और उसको आपको बायर को भेजना अगर आप खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो जब समीर आए तो जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिला, जो सबसे बड़ा हर्डल था, तो वो ये किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो चीज हम दिखा रहे हैं हम वो चीज क्यों नहीं भेज सकते। तो उसमें मेरा इनके साथ काफी डिबेट होती थी और मैं उनको समझाने की कोशिश करता था कि जब आप सैंपल लेकर जाते हैं तो वो एक सैंपल मैन बनाता है, मतलब सो ऑन, बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम। लेकिन मुझे फायदा क्या हुआ, जिस पर मैं अपना ये बात को खत्म करूंगा। फायदा जो मैं 75% कहता हूँ वो ये हुआ कि इन द एज ऑफ 55 मुझे ये लगा कि मेरा एक शोल्डर जो है बाकी मेरे साथ आके खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि इसने अपने ऊपर ले लिया सारी इश्यूज को। यानी अगर ये मेरी टेनरी से लेदर आ रहा है तो मुझे टेनरी में भी चेक करना पड़ता था और मुझे अपनी यूनिट करना पड़ता था। तो ये यहाँ मैं बिल्कुल हो गया। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, आप पाकिस्तान में, आपका ब्रॉडअप पाकिस्तान में होता है और आप 8 महीने पाकिस्तान में, 4 महीने आप बाहर रहते हैं और उसमें भी आप सिर्फ अपनी स्पेसिफिक मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो आप शायद बायर्स के माइंड को नहीं समझ पाते। लेकिन समीर को जो सबसे पहले आने के बाद मैंने जॉब दी, जो मैंने इसको जब ये छोटा था
जब इसने ये बाहर गया था पढ़ने के लिए, तो वापस आता था उस वक्त मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइजिंग में वो लैंग्वेज जो होती है, मार्केटिंग लैंग्वेज, वो कहीं ना अच्छा, आई थिंक वी हैव लॉस्ट शुजात साहब। जलाल साहब, मैं क्वेश्चन आपसे उसी कंटिन्यूशन में करूंगा जो अभी शुजात साहब ने कहा। उन्होंने हल्का सा जिक्र किया जनरेशन गैप का, तो मैं ही चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस के अंदर इस जनरेशन गैप की वजह से आपको क्या दुश्वारियां आई हैं और फिर आपने उनको ओवरकम कैसे किया है? थैंक यू। एक्चुअली मैं अगर इजाजत दें तो बस 1 मिनट में मुकम्मल कर लूं। जी शुजात जी साहब, जलाल साहब इजाजत है? जी जी बिल्कुल। जी शुजात साहब बस मुकम्मल 1-2 कीजिए, मिनट फिर हम जलाल साहब की तरफ जी। आते हैं। जी, तो ये जो बैरियर था, ये बायर और जो इनका, ये समीर ने बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस किया, क्योंकि उनके साथ ये सोशल नेटवर्क पे रहते थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था, और उसकी वजह से हमको जो नई जनरेशन वहां आई उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे प्लस पॉइंट मिला। दूसरा जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि R&D is the most important thing in export business, research and development. समीर क्योंकि बाहर 7 साल रहे, तो वहां जो उन्होंने लेदर के और लेदर गारमेंट्स के ऊपर रिसर्च करी, मेरी रिसर्च उससे थोड़ी सी कमजोर थी, तो वो उसकी वजह से ये नए फैशन को बहुत अच्छी तरीके से लाए। और मेरा एक्सपीरियंस जब उसके अंदर शामिल हुआ, यानी आर्टिकल वाइज कि हम क्या क्या लेदर में आर्टिकल बना सकते हैं, और उसको जब इन्होंने अपने थिंकिंग के साथ अडॉप्ट किया, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा, इससे बड़ा फर्क है। तो ये फिलहाल ये 2 चीजें जो थी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जलाल साहब के पास में आऊंगा, उसके बाद समीर मैं आपकी तरफ आऊंगा। प्लीज आप ऑनलाइन ही रहिएगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका व्यू क्या है इस जनरेशन गैप का। तो पहले जलाल साहब आपके व्यू सुनना चाहेंगे हम। जी, जनरेशन गैप की जो बात है वो इस तरह देख सकते हैं आप के अगर आपने अपने बच्चे को साथ ले लेके चले हैं और आपने शुरू से ही उनको अपने बिजनेस के उस पे रखा है तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिकल वर्ल्ड दोनों में बहुत बड़ा गैप है। अब क्योंकि हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकली हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ों के अंदर। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना है तो बहुत सारी बातें आपको छुपा के करनी पड़ती है। अगर आप यूरोप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 100% नहीं तो 99% चीज़ें साफ बता के करनी पड़ती है। तो जब बच्चा बाहर से पढ़ के आता है, जैसे मेरा भतीजा भी पढ़ के आया, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में, टोरंटो में, तो वो जब पढ़ के आएंगे तो उनका जो माइंडसेट होता है वो पाकिस्तान के कल्चर के और हमारे माइंडसेट से डिफरेंट। ऑल्दो हमने भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी एजुकेशन ले रहे हैं, आज भी हर जगह जाते हैं, सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करते हैं, खुद एज ए स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इवन दो अब ये जनरेशन गैप जो है ना, ये हमारी और हमारे पहले वाली के दरमियान, हमारी पहली जनरेशन के दरमियान बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हम में और हमारे फादर्स में ज़्यादा था। लेकिन अभी जो जनरेशन है, जो हम और हमारे जो बच्चे हैं, उनमें वो जनरेशन गैप नहीं है, वो कल्चरल गैप है। एक्चुअली कल्चरल और ट्रेडिशन गैप है। पहले अगर हम कोई बात करते थे, हमारे पेरेंट्स तो बोलते थे, हम ये बोल देते थे कि डैडी आपको ये नहीं पता है, ये आज ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप आज अपने बच्चों से बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का कल्चर इतना बुरा कह लो या बहुत अच्छा कह लो, जैसे भी आप लैंग्वेज इसको यूज कर सकते हो, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और उनको, मतलब मैं यूं कहूँगा कि हमारे बच्चे इथिकली हमसे ऊपर हैं, लेकिन हम उसको घसीट के नीचे ला रहे होते हैं कि यार इस कल्चर में काम करना है तो प्लीज आपको इनके माइंड के हिसाब से चलना है, आपके कस्टमर को माइंड को रीड करके आपको काम करना है। लेकिन मैं काफ़ी वर्कशॉप भी करता हूँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम जो ये कहते हैं कि इथिकली आप जो है ना बिल्कुल स्ट्रांग रहें हर चीज़ में। इथिकली अगर आप बिजनेस इथिक्स और रिलीजियस इथिक्स से हटते हो तो बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं करता। इसको भी बैलेंस करना है आपको,
और आपको कल्चर के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको भी बैलेंस करके चलना है। ये दोनों चीज को लेके चलना, आज का बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है इथिकली भी सही रहें और गलत काम भी ना करें और इनको सेटिस्फाई भी करें, ये कैसे होगा? वो सिखाना जो है ना इनको, ये एक क्रूशियल आर्ट है कि आप अगर बात करते हैं किसी के साथ, किसी को सेल के लिए आप किसी कस्टमर से बात करते हैं तो आप बात भी करें, कुछ बातें छुपाएं भी और झूठ भी ना बोलें। ये वो फन है जो पाकिस्तानियों को आता है और सीखना पड़ता है हमारे कल्चर की वजह से। तो इस वजह से जो हमारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं और वो फिर बोलते हैं यार इस तरह कैसे काम चलेगा। ये एक जनरेशन गैप आप कह लो, इसको कल्चरल डिफरेंस कह लो, इथिकल वैल्यूज कह लो, जो भी आप नाम ले लो, ये एक मेजर जो चीज सामने मैंने देखी है इतने सालों में, वो इनको इस तरह आता है। और ये चीजें मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन हम आप नहीं कर सकते, और ये सोल्यूशन होते होते होगा। तो दोनों जनरेशन को एक मिडिल पाथ पे आके फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। तो क्रक्स मेरे ख्याल से आपकी कमेंट का ये है कि एक तो ये कि न सिर्फ ये कि सोच का डिफरेंस है बल्कि कल्चर का भी डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट से पढ़ के आते हैं जहाँ पे बहुत कुछ मुख्तलिफ है। जब आप पाकिस्तान में ग्राउंड पे उतरते हैं बिजनेस करने तो आपको नजर ये आता है कि जो किताबी बातें थी उनसे बहुत मुख्तलिफ हालात हैं और वहाँ भी शायद डिफरेंस आते हैं। अब मैं इससे पहले कि शाहिद साहब की तरफ जाऊँ, मैं समीर से चाहूंगा कि थोड़ी सी बात करूँ क्योंकि इस एज ग्रुप के वही अकेले इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी समीर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अभी आपने ये कमेंट सुने जनरेशन गैप के हवाले से, आपको क्या दुश्वारियां आती हैं जो आप समझते हैं कि ये बिजनेस में होना चाहिए लेकिन ये कि क्योंकि आप समझा नहीं पाते तो वैसा नहीं हो पाता? जी समीर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस मीटिंग और माशाल्लाह से वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट हियर। सर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ जलालुद्दीन साहब से और शाहिद साहब से। मैं तीन चीजें जो बताना चाहूंगा यहाँ पे वो ये है कि जैसे मेरे फादर ने बताया कि उनको किस तरह मुझसे बेनिफिट हुआ, किस तरह मुझसे बेनिफिट नहीं हुआ, इसी के एक्सटेंशन में मैं ये बोलना चाहूंगा जैसे जलालुद्दीन साहब ने कहा कि किस तरह डिफरेंस होता है कल्चर के अंदर और उसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह शाहिद साहब ने ये बोला कि किस तरह आपको फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल बच्चे को लेकर आना पड़ता है ताकि वो इन एक्चुअल समझे बिजनेस को कि बिजनेस बेसिकली है क्या, कि क्या उसकी क्या एक कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। सर रिगार्डिंग द जनरेशन, मैं जो सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहूंगा कि द फैक्ट कि मेरा और मेरे फादर का कॉन्फ्लिक्ट होता है इन बिजनेस, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी चीज है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स की जो मेरे माइंड के अंदर है, सर्टेन थिंग्स जो कि मेरे फादर के माइंड में है। एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट कि एक सोल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि वी आर टेकिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बताऊं कि मैं एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ फ्रॉम टर्की और मैं एक ऐसे मुल्क से पढ़ के आया हूँ जिस मुल्क के अंदर लेदर गारमेंट्स जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मेरे फैक्ट्री की कोर कॉम्पिटेंसी है, वो स्पेशलिस्ट है उस मुल्क के अंदर। तो और कंसिडरिंग कि मेरे फादर का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और जिस तरह उन्होंने इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा कि अगर आप अंदाजा लगाएं कि फ्रॉम द 90s, फ्रॉम द 80s टू द 2000s and now 2010s and 20s, every decade has seen a big difference in leather. तो मेरे फादर को ये इस बात का अंदाजा है कि किस तरह इस इंडस्ट्री ने ट्रांसफॉर्म किया है, सो देयरफॉर ही कैन नो कि आगे अगले 10-15 साल के अंदर बेस्ड ऑन द साइकिल जो पहले से चलता आ रहा है उसकी क्या रिजल्ट होगा। सिमिलरली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जिधर मैं जाकर कस्टमर्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं अपने क्योंकि ज्यादा जो आज बाइंग पावर है वो उस तरफ है, जो हमारा किस्म का गारमेंट है, लेदर गारमेंट, फैशन गारमेंट, उसकी जो ज्यादातर एज ग्रुप होती है इट वेरीज फ्रॉम टीनेजर्स अप अंटिल लेट्स से 40s। तो आई एम राइट इन द सेंटर ऑफ दैट, राइट? तो व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज नॉलेजेस, तो ये ऐसे एक हमारे जैसे बिजनेस के लिए इससे बड़ा कोई बेनिफिट की बात नहीं है। सिमिलरली सर, कंसिडरिंग कि मेरे बाद जो जनरेशन आएगी, मेरे जैसे जलालुद्दीन साहब ने कहा कि जैसे पुरानी जनरेशन्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है उसकी स्पेस जो है वो बहुत तेज है बजाय पिछले दौरों से। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे वालिदैन है, हमारे जनरेशन एक्स एंड
I come from generation Y probably, then generation Z. जो ये ट्रांजिशन है इसको उस पेस पर एट द मिनिमम होना बड़ा जरूरी है, उससे नीचे ना हो, उससे ऊपर हो बट उससे नीचे ना हो। क्योंकि जैसे मेरे फादर ने स्पेशली मेरे साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यही किया कि मुझे एक बड़ी जबरदस्त एजुकेशन दी, बोथ इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। लेदर जो है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि बच्चा जो है वो एक कम उम्र के अंदर है। If I remember correctly, when I first joined leather, I was 13 years old. और मेरा जो साइकिल था वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह था जैसे शाहिद साहब ने फरमाया कि बच्चे को आप एक बिल्कुल ही नीचे के तबके से नीचे के, उससे बेनिफिट क्या होता है सर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपका मेन वर्कफोर्स है वो उस लेवल का है, तो उससे आपको जो सीखने को मिलता है ना काम, जो बेसिक आपके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ इस सीट पे बैठा हूँ और मुझे वही चीज नहीं पता तो बिजनेस का सर्वाइव करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लीड आपको करना है उनको। अगर आप वो काम ही नहीं समझते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हेंस हमारे यहाँ यही बहुत बड़ा सानिया है कि जब बच्चे डायरेक्ट आके कुर्सी के ऊपर बैठते हैं उनको नहीं पता होता कि उनके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइफ, उनका बेसिक बिजनेस क्या है, मॉड्यूल क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, किस चीज के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, किस चीज के अंदर उनकी वीकनेस, उनका स्वॉट क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो जाहिर सी बात है सेकंड जनरेशन से भी आगे नहीं जा सकता बिजनेस, बल्कि सेकंड जनरेशन में ही स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है बिजनेस। हमारे यहाँ अल्लाह के करम से, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, मैं सेकंड जनरेशन हूँ, इंशाल्लाह ताला आई होप माय यंगर ब्रदर वुड जॉइन एज वेल। हम लोगों ने हमेशा एक वो दोस्ती रखी साथ, कॉन्फ्लिक्ट होने दिया, बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट का होना। कॉन्फ्लिक्ट जैसे मैंने अभी चैट में भी मेंशन किया कि बड़ा जरूरी है कि यू मेंटेन योर स्पिरिट्स। मुझे ये मालूम होना जरूरी है कि मेरे फादर ने 30 साल इस इंडस्ट्री के अंदर मेहनत की है, उसका एक सर्टन एक रिजल्ट है। जरूरी नहीं है कि जो 30 साल पहले प्रॉब्लम्स थे वो आज भी वही प्रॉब्लम्स है, कल भी वही प्रॉब्लम्स, तो उसका सोल्यूशन वही है। बट एट द सेम टाइम आई हैव टू नो कि व्हाट ही हैज डन हैज टू टीच मी कि व्हाट आई डोंट हैव टू डू, तो इसलिए वो बहुत रिस्पेक्ट होना जरूरी है। और सिमिलरली जो मेरे बाद जनरेशन आएगी मुझे उसको मोटिवेट करना जरूरी है, बजाय इसके कि मैं मेंटेन करूं कि नहीं आई एम द वन, आई हैव टू डू एवरीथिंग एंड आई एम द राइट पर्सन। एंड माय फादर हैज दिस बेस्ट पॉसिबल थिंग कि even though we get into conflicts, at the end of the day, like I said, we get the best of both worlds. और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड एवरी एंड सो ऑन इज अलाइंड टुगेदर। तो this is what I had to say, and I'm very thankful that I have an opportunity for mentioning this in front of so many people, and I'm very thankful to Shahid Saab and Jalaluddin Saab and also my father कि बहुत बहुत valuable information यहाँ मिल रही है। and I hope कि जो लोग इस I think there's some internet connectivity issue at Samir, and thank you very much, Samir. I think Jalaluddin Saab's nephew is here. तो in continuation with Samir's comment, मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि वो भी next generation को represent कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा comment लिया जाए। जी जलाल साहब, can you please ask him to switch on his camera and speak? मीटिंग के अंदर इसका शामिल है वो एक्चुअली सीखें और वो इस बात। Hello. जी please could you please introduce yourself, and then the question is कि जब आप किसी family business पे enter होते हैं, since you belong to the latest generation, तो वो जो generation gap आता है वो क्या issues खड़े करता है और ये कि उसके फिर आप किस तरह से उसे deal करते हैं? जी over to you. Assalamu alaikum. My name is Adnan Murani, and I'm representing a company which is a family generation for last 32 years. और मुझे इस कंपनी में actually 11 years हो गए, and I'm actually the second generation person who has just joined the company. Since 11 years I've been in this company from bottom to the top. मैंने जब भी अपना career इस company में शुरू किया था, because Jalal Saab has been in this business, two other uncles have been in this business, my father is in this business right now. तो मैंने मुझे जब इंटर होने के लिए कहा गया था कि आप इस बिजनेस में इंटर हो, तो एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच कि जो हमारा नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस है
या जो हमारे प्रोसेसेस हैं और जो जिस तरह हम करते हैं काम, उसको स्क्रैच से शुरू करो आप। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई एक्चुअली स्टार्टेड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि है हमारा कन्फेक्शनरी का बिजनेस एंड वी आर आल्सो इनटू अदर बिजनेसेस। तो कन्फेक्शनरी बनती कैसी है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, नॉर्म्स क्या है उसकी, ताकि कल अगर आप उसको मार्केट करने जाओ मार्केट में तो एटलीस्ट यू नो कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसी तरह हमने लर्न करके इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 years टू गेट टू दिस लेवल, और नाउ आई एम हैंडलिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस इन द कंपनी। अच्छा, जो आपका जो क्वेश्चन है, द सेकंड जनरेशन एंड द फर्स्ट जनरेशन के उसकी क्या है, एवरीथिंग गोज फ्रॉम द ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट लेवल जितना होगा ना आपका फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, दैट्स द ओनली वे कि आप आगे प्रोसीड कर पाओगे या आप आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, होंगे, बिकॉज इस एज ब्रैकेट बहुत बड़ा है। अगर मेरे फादर की एज आज 60s है और आई एम सिटिंग इनटू 30s, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। बट इफ माय फादर इज ऑलमोस्ट 45 हो या 50 हो एंड आई एम सिटिंग इन 30s, तो एज ब्रैकेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो कौन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड आई थिंक सुमेर जो भी बात कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स इज नेसेसरी, ज़रूरी है आज के टाइम पे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अंडरस्टैंड होते हैं एंड टू जब दो लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहे होते हैं, यू कैन कॉल दैट कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट। I think your mic is muted. We can't hear you, Adnan. सॉरी। जी। तो और चीज में I've been listening कि there were things that was being said about the first generation and now we're talking about the second generation. देखें, the problem is जो मैंने in this 11 years I've learned and I've seen around, जो देखता हूँ लोगों के सामने, number one thing is you have to trust your family members who have joined the company. That's the fact. अब उसके साथ आप जब उसका ट्रस्ट फैक्टर आपके पास होगा ना, तो देन यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक, हमें हर चीज उसके सामने हो जाएगी। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। Negative, if you be negative, then someone else is going to play with that negativism and maybe ruin your relationship or maybe ruin your business. जो culture है पाकिस्तान का, it's totally different the culture that other countries have, यूरोप या अमेरिका की बात अगर हम करें। और दूसरा होता है कि जो वहाँ पे जो जनरेशन जो 100 साल चल रही होती है ना, तो जिसने काम शुरू किया होता है ना, उसने अपने सामने एक लेआउट प्लान बनाया होता है 100 साल का। जब आप एक स्ट्रक्चर बनाया होता है कि मेरा मेरा ये जो बिजनेस है ना, ये 100 साल तक यहाँ होगा, एंड एवरी जनरेशन देन कीप्स ऑन फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ, हम कहते हैं ना कि एक कंट्री फॉर्म हुआ, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड देन सिंस देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉलोड, एवरीबॉडी इज वर्किंग थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स द रीजन दैट दोज जनरेशंस वर्क, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका होता है एंड एवरी जनरेशन हैज टू जस्ट फॉलो दैट एंड कीप ग्रोइंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है बिकॉज ऑफ द education factors, the people are surrounding you, जो भी हैं उसके अंदर issues, उस लेवल पे फिर आपको चीजों को अपने उस environment के हिसाब से फिर आपको merge करना पड़ता है अपने काम को। Anything else? If I think Najam, you're mute right now. So thank you very much for your comments. So I think if I summarize your comments, it would be that planning is absolutely necessary and the generation should follow that one plan. Secondly, conflicts are good. So if conflicts are arising, they might actually help you in coming up with some novel ideas and new things. So Shahid साहब, मैं चाहूँगा आप इस generation gap की जो discussion है इसको please conclude करें and let us know what you think about that. शाहिद साहब आपका माइक म्यूट है। शाहिद साहब नहीं, मेरा माइक। जी 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 जी। डू यू हियर मी नाउ? हेलो।
Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. क्या मैं यस कर रहा हूँ कि ये टर्म ही गलत है। बेसिकली फिर जमाना जनरेशन गैप कुछ नहीं होता, सिर्फ रफ्तार का फर्क होता है। नई जनरेशन चीजों को क्विकली मांग रही होती है, वो चाहती है कि हर चीज आंख बंद करके हो जाए और वो इंतजार नहीं करती रिजल्ट्स का। तो जनरेशन गैप नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी नस्ल है वो उनको समझती है, और जाहिर है कि हम टेक्नोलॉजी में उनसे कंपैरेटिवली पीछे हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं। खासतौर पर जो आईटी से मुतालिक चीजें होती हैं, मैंने गूगल करना और डेटा किस तरीके से आता है, ये सब अपने बच्चे से सीखा है। तो सब सब फर्क सिर्फ यहाँ आता है, आप उसको जनरेशन गैप कह दें, उसको रफ्तार का फर्क है। क्या हम जाहिर है कि उस रफ्तार से नहीं चल सकते जिस रफ्तार से हमारी नई नस्ल चलना चाहती है। तो वो थोड़ा सा वो पेशेंस उसके अंदर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात हमारी ना समझ रहे हो और हम उनकी बात ना समझ रहे हो। और एक जगह फर्क आता, तो वो फर्क आता है जब आप गवर्नमेंट एजेंसीज को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एजेंसीज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो नई नस्ल के लिए काबिल कबूल नहीं, खुद मेरे लिए भी काबिल कबूल नहीं है। जब मैंने शुरू किया था जब भी काबिल कबूल नहीं थी और आज भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैं कभी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को अपने बिजनेस में कभी नहीं किया। वो मैनेजर्स हैं जो उनको हैंडल करते हैं। तो जाहिर है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपको गवर्नमेंट के लोगों डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, और बहुत ही बात औकात बहुत ही नाजायज डिमांड होती है उनकी। तो वहाँ वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है कि जी मैंने इंसाफ की खिदमत नहीं करनी, जो फैक्ट्री को मैं अपनी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो सब चीज ऑर्डर पे है। तो वो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज जहाँ एक्सपेंशन का और डाइवर्सिफिकेशन का ताल्लुक है, यहाँ जरूर होता है कि फर्क के मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपके अपने सेगमेंट में नीचे की या ऊपर जाने की गुंजाइश है कि नहीं। अपवर्ड इंटीग्रेशन और डाउनवर्ड इंटीग्रेशन आप बजाय हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करें, आप वर्टिकली देखें, तो उस पे चूंकि आपको सेगमेंट की होती है, आपको लोगों का इल्म होता है। आप मोस्टली बिजनेस में जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं, वो दूसरे सेगमेंट्स में अननोन वेरिएबल्स हो जाते हैं आपके लिए। वो नॉन वेरिएबल्स जो मेरे लिए आज से 30 साल पहले अननोन थे, तो बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड माय एक्सपोजर मुझे पता है कि अगर मैं एक क्लाइंट को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हैंडल कर रहा हूं, तो इसका रिसीवेबल्स इतने आएगा और इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर होती है लेकिन मरेगा नहीं पैसा आपका। तो ये चीज में फर्क आता है। बाज़ औक़ात ये डिफरेंस आता है किसी एक क्लाइंट के साथ क्रेडिट पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये होता है कि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है, बड़ा है, और लेकिन रिस्क ज्यादा है। तो ये फैक्टर है कि जो मेरी उम्र के लोग हैं वो कहते हैं कि जी रिस्क को जिस तरह जितना आप सके वो बेहतर है। मतलब आप मार्जिन कम रखें, लेकिन जहां पर आपको एश्योरेंस है रिटर्न्स की, उस पर जाइए। नई नस्ल ये कहती है एडवेंचर होता है, लेकिन आप हम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बेसिकली मुझे नहीं पता कि इसमें जो माएँ हैं वो कहाँ तक इन्वॉल्व। ये मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जो घर में नई नस्ल की माँ बैठी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हरचंद के मेरी बीवी बिजनेस में नहीं है, लेकिन शी नोस बिजनेस मोर देन आई डू। और वो अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो ज्यादा माँ कंट्रोल करती है, और अगर
आपको ग्रैंड पेरेंट्स भी उसको अवेलेबल है तो ये लगी रही है। अगर ये जो हमारे यहाँ फैमिली बॉन्डिंग है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर बच्चा फैमिली में पला बड़ा है, उसे रिश्तों की अहमियत का पता है, तो फिर आमतौर पर डिफरेंस नहीं होता। एक और चीज जो मैं खासतौर पर अपने बराबर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ फाइनेंशियल अथॉरिटी दें। आमतौर पर होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं दी जाती। अगर का वाउचर भी साइन करना है तो वो बड़े साहब के पास जाएगा। तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स बने हुए हैं उसमें हर आदमी के, मेरा जो फाइनेंस मैनेजर है उसके लिमिट है कि वो मिसाल के तौर पर 1 लाख तक का वाउचर अप्रूव कर सकता है। इसी तरीके से आप अपने बेटे को भी आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ फाइनेंशियल अथॉरिटी देना शुरू करें। उसको ये कुछ फैसले हैं जो उसने इंडिपेंडेंटली करने, अगर वो चाहे तो अपने बाप से मशावरत करे, चाहे तो मशावरत ना करे। और बास चीजों में उसको उसका जो अगर कोई वेंचर जाना चाहिए, उसको भी अगर मैंने 100 मिस्टेक करके लर्न किया है तो उसको भी ये चांस मिलना चाहिए कि वो कम से कम 10 मिस्टेक्स करके लर्न करे। तो मेरा अपना ये है कि उसको फुली बच्चा ना बना के रखें, उसे आहिस्ता आहिस्ता करके। खास तौर पर मैंने बहुत सी फैमिली बिजनेस में देखा है कि वो बच्चों को फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं, वो बच्चों को अगर 10 रुपए भी कभी वाउचर चाहिए होता है तो वो बाप से अप्रूव करवाना पड़ता है। ये इस बात पे करें कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके अथॉरिटी दें और आपको आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस से निकालें, जाके गोल्फ खेलें, सोशल नेटवर्किंग करें। वो जो आपको बिजनेस में पढ़ाया जाता है कि जो लोअर लेवल जॉब्स हैं उसमें टेक्निकल स्किल ज्यादा चाहिए होती है, और जो टॉप टियर के जॉब्स होते हैं उसमें सिर्फ पर्सनल आप बेच के। और ज्यादातर बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, वो मीटिंग और उस पर तय नहीं होते। वो आप किसी को ज्यादा सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, चैरिटी में इन्वॉल्व करें। जो हमारी नस्ल के लोग हैं और बच्चों को ये जो लेबर का काम है, जो जिस्मानी काम है, जो ज़हनी काम है, वो और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ज़हनी काम से उनको ऊपर करें। लेकिन अथॉरिटी देना मेरे ख्याल में जरूरी है, इन बच्चों को अथॉरिटी देना शुरू करें। ये हम हमारे बिजनेस में ये हम लैक करते हैं कि हम वो टाइम असर्टेन नहीं कर सकते कि कब बच्चों को अथॉरिटी देनी है और कितनी अथॉरिटी देनी है। मेरे अपने ख्याल में बच्चों पर डिपेंड करें, उन्हें आजमाएं और छोटे छोटे टास्क देकर, छोटा छोटा प्रोजेक्ट देकर, मिसाल के तौर पर सबीर को कहे कि ये बिजनेस आ रहा है, इसे टोटली करना है, कैसे बनेगा, कैसा इसका डिजाइन बनेगा, कैसे इसकी शिपमेंट होगी, कैसे इससे फंड्स आएंगे, और फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इतना प्रॉफिट मैंने इससे कमा लिया है। तो एक उसमें बड़ी नस्ल की कोई कंट्रीब्यूशन ना हो तो वो भी प्राइड महसूस करता है कि जी ये प्रोजेक्ट तने तना मैंने किया। एक प्रोजेक्ट दे, तीसरा प्रोजेक्ट दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो 2-3 बातें आपने यही कि जो फर्क है दरअसल वो स्पीड का फर्क है। तो अमूमन होता है कि जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि रिजल्ट ज़रा जल्दी आ जाए, जबकि इतनी जल्दी काम अमूमन होता नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये कही कि उनको अथॉरिटी दी जाए थोड़ी सी, और गलतियों से सीखने का मौका दिया जाए, क्योंकि असल जो गलतियां हैं वो नुकसान तो कराती हैं लेकिन वो सिखाती भी बहुत है। I don't hear you. हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? हेलो 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 समीर, कैन यू हियर मी? या आई हियर यू, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है।
सही आ है। रही आवाज आ रही अच्छा, है अब मैं ये चाहूंगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ओपन करें। वैसे तो 1 घंटा हो गया है, हम 10 मिनट और मैं आपके वक्त का लेना चाहूंगा। जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं क्लास के, मैं चाहूंगा उनकी तरफ से हम थोड़े से क्वेश्चंस लें। तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई विल टेक योर नेम, और जिसका भी मैं नाम लूँ अनम्यूट करके क्वेश्चन करें प्लीज। So raise your hand first. Okay, is there a question, or let me see if there is a raised hand. मैं कर जाऊंगा सभी दिलदार के साथ आगे दिलदार क्या Okay, मैं ये चाहूंगा कि I think we have some technical difficulty here because I cannot see any raised hand. तो मैं ये चाहूंगा कि हम इस अरे सुबह या तो conclude 9 बजे रखें आपसे या फिर वो सिंपली मैं ये कोशिश चाहूंगा। अच्छा, फैसल अली की तरफ से एक क्वेश्चन है। जी फैसल, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। जी फैसल, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I wanted to ask again, since my father and my chachu are in this transport का business, मतलब काफी time से, but as he Sameer mentioned कि conflict होना लाजमी है, ऐसे ideas हमारे generate होते हैं, लेकिन conflict होना एक तरीके से गलत भी है कि when I tell my father कि हाँ भाई you should start bringing some innovation and technology in this business कि हाँ भाई आप ऐप के थ्रू कुछ काम करें, तो ही सेड कि नहीं यार, मतलब कोई करेगा नहीं, मतलब उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो हाउ टू कन्विंस माय बड़े लोग, मतलब हमारी जनरेशन किस तरह अपनी ओल्डर जनरेशन को कन्विंस करे, ये जरा सवाल है। जी Sameer, I think Sameer Adnan, it's a question from you too. So how would you convince the older generation? फैसल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मेरा जो कहने का मकसद ये था वो ये था कि कॉन्फ्लिक्ट होना इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर आप दो सेट ऑफ थॉट्स एक साथ लेकर आते हैं, फिर वो क्लैश होते हैं, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर मैं आपको इस तरह मिसाल दूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएं और आप एक बात सामने रखें, उसके दो दो सिचुएशंस है, या तो आपके जो फादर है वो इग्नोर कर देंगे, या जो है आपका थॉट जो है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका थॉट वो फॉलो करते हैं एंड लेट्स से डज नॉट सक्सीड, तो फिर इन दैट केस इट्स इवन अ बिगर एम्बैरेसमेंट। तो जब कन्विंसिंग की बात आती है ना, देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं आपको, तो हर चीज का एक पॉसिबिलिटी चार्ट होता है, आप वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मेरे सिनेरियो के अंदर हम ज्यादातर चीजें बैठ के ऑन द टेबल डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इस डिस्कशन के अंदर सिर्फ मैं और मेरे फादर नहीं होते, हमारी एक पूरी टीम होती है जो इस चीज को डिस्कस करती है। सिमिलरली जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर सिर्फ आप और आपके फादर नहीं, आपके चाचू भी हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्टेक होल्डर से एक एडवाइस लें, कमेंट लें उसके ऊपर, और फिर उसके बाद कलेक्टिवली उसके ऊपर एक सोल्यूशन निकालें। अगर कलेक्टिवली एक सोल्यूशन आएगा तो आई डू नॉट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम टू कन्विंस एनीवन regarding your thoughts. Thank you Sameer, thank you very much. Ji Jalal Saab and Adnan Murani, what do you guys have to say? You just have to convince them. अगर उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आपका ये जो भी आप उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हो कि एनहांसमेंट करें, इफ यू डोंट हैव दैट, अगर उनके अंदर इफ दे डोंट किस तरह अगर उनके अंदर वो चीज विल पावर नहीं होगा, दैट दे डोंट वांट टू, unless they are happy with what they're doing right now and they don't want any enhancement, that's a different story. But अगर उनको enhance करना है तो of course they will listen to you. But अगर वो certain काम जो कर रहे हैं they're happy कि नहीं इतना बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बस we cannot do any enhancement, तो उसके अंदर तो whichever convincing point you do it's not going to work. या unless आप वो खुद अपने ऊपर एक टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो and then you personally do it yourself, then of course your father or your chacha is not going to hold you out कि नहीं यार आप ये ना करो. They will make sure that you do it yourself. But if you get involved और आप वो information कोई चीज दो कि they're expecting that you do this, then of course they would listen to you. But if you are telling them new ideas and they're expecting that they have to do it, then maybe they are not interested because they're not interested to do those.
ये दोनों different scenarios है दोनों में. Thank you, Adnan. So which means maybe you have to give some kind of proof of concept by doing yourself, and then once you've done it, you have proven that this can work, and then you can maybe convince them in a better way. Jalal Saab, do you want to add something? हाँ, इसमें थैंक यू फैसल. एक्चुअली होता ये है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कशन में आते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को यूज़ करने की जगह हम ये कहें कि हम डिबेट करते हैं. अच्छा, जब बड़े बुजुर्ग बुरा कब मानते हैं? जब आपकी वॉइस ज़्यादा ऊंची हो जाती है और आप बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जायज़ करार देने में. आपको करना ये होगा कि आप सामने वाले को, यानी आपके डैडी हैं, आपके चाचा हैं, जो भी हैं, उनको प्रपोजल के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करें और कंटिन्यूज उसको सॉफ्टली करें कि देखें मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे आप एक थोड़ा सा पोर्शन दे दें, इसमें मैं 10% ये काम संभालता हूँ. सक्सेसफुल हो ना हो वो बात की बात होती है, उससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी. आप अगर ये कहोगे कि पूरे मॉडल को मैं चेंज करूँगा इस तरह, तो कभी भी एग्री नहीं होंगे. आपको करना ये होगा कि यू हैव टू स्टार्ट विद 1%, और आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखानी होगी उनको कि देखें मैंने ये करा तो ये हुआ, फ़ायदा ये हुआ. और दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन योर एल्डर जनरेशन. उसके बाद आप जो है वो स्लोली ग्रेजुअली काम कर सकते हो. एक्चुअली हमारा जो, जैसे शाहिद भाई ने बताया एक बात कि स्पीड का फ़र्क है, तो शुरू आप अपनी स्पीड उसी स्पीड से कीजिए जो आपकी एल्डर जनरेशन कर रही है, और उनके साथ एक पैरेलल चलें, उससे आगे निकलने की कोशिश ना करें. पैरेलल चलते हुए सिस्टम को चेंज करें. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ काम कर रहे थे. जी जलाल साहब जारी रखिए. हाँ, मैं एग्जांपल ये दूंगा कि जैसे अदनान को मैं एग्जीबिशन में जाते थे, वहाँ पे क्लाइंट से कैसे डील करनी है, कैसे बात करनी है, मुझे देखते थे, मैं उनको आइडिया देता था कि इस तरह बात करो, ये इनको उनकी माइंड को रीड करो कि कैसे वो एक्चुअल चाह क्या रहे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी बेसिस पे बिल्ड करो चीज़ों को. और माशाल्लाह वो इतना अच्छा कर गए कि आज वो पूरी एक्सपोर्ट वो खुद संभालते हैं और क्लाइंट से बात करते हैं. और मेरी अब उन लोगों से सलाम दुआ के अलावा उन क्लाइंट से बात नहीं होती, बाकी सब अदनान देखते हैं. तो स्लोली ग्रेजुअली जो है ना आपको इंटरवीन होना होगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ration.com करके एक वेबसाइट चलती है कराची के अंदर. उसके फादर का बिजनेस है जोड़िया बाजार के अंदर, मेमन पार्टी है. उस बच्चे ने कहा कि मैं डैडी ये कुछ काम करना चाह रहा हूँ, और उन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, उसी चीज़ का एक्सटेंशन किया, और ration.com आज बहुत बड़ा काम हो गया. तो कहने की बात है कि आपको कुछ इस तरह देखना पड़ेगा. जैसे एक मिसाल ये है कि हम अपने बिजनेस में पहले हम बुक कीपिंग मैनुअल करते थे आज से 30 साल पहले, फिर कंप्यूटर में लेके आया. 82-83 के अंदर पहला कंप्यूटर मेरी फैमिली में मैंने यूज़ किया. आज हम SAP सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मल्टी मिलियन रुपीस का, और पूरी कंपनी को उस पर ड्राइव करते हैं. तो ये आहिस्ते आहिस्ते हो जाता है. आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली दिखाना होगा. और सबसे बड़ी बात ये कि कभी भी आप ऊंची आवाज़ में अपने पेरेंट्स से बात करोगे अगर आप, तो आप 2 महीने पीछे चले जाओगे. जब तक वो ठंडे होंगे 2 महीने लग जाएंगे, फिर आप बात करने के काबिल होंगे. तो सॉफ्टली बात करें, डिबेट करें, सॉफ्टली डिबेट करें, और कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें. तो आराम से आपकी आपके पेरेंट्स बात भी मानेंगे, सुनेंगे, और आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी देंगे. आप उनको कहें मुझे एक्सपेरिमेंट करने के दिन, ऐसा ना कहें कि मैं 100% पे एक्सपेरिमेंट करूंगा. आप 2%, फॉर एग्जांपल आपका लॉजिस्टिक का काम है, आप कहें ठीक है आप एक XYZ सिटी का काम मुझे दे, मैं ये करता हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जलाल साहब, वेरी इंसाइटफुल. अच्छा, देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस. एक तो गना है, दूसरा मारिया है. मारिया पहले आपसे क्वेश्चन मैं लूंगा. आप ये बताइए आप क्वेश्चन किससे करना चाहती हैं और फिर क्वेश्चन कीजिए. जी मारिया. Yeah, sir. So I would like to put forward my question to anyone can answer, can put forward the comment. Samir can do so. So not a question really, but I'd like to know the comment on this point. Ke even though there are many families who have
good, well-established businesses, yet the younger generations opts to go for jobs and all. So how to really bring them in? If you bring them in early on, they say their education is gonna lag behind. If you try to bring them later on, tab tak that individualistic thought has very much, gone deeper. So how to tackle with this issue? थैंक यू मारिया। इसको मैं रीफ्रेज इस तरह भी करना चाहूँगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिजनेस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो इस प्रॉब्लम से आप लोग कैसे डील करते हैं? जी लेट्स स्टार्ट विद शुजात साहब। जी शुजात साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की या एक फैक्ट्री ओनर की या एक बिजनेसमैन की, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर जॉब क्रिएट्स करे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ही जो है ओपन होना चाहिए जॉब्स। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये 100% जो ये फील्ड है, ये प्योरली ये फील्ड जो है टेक्निकल फील्ड है। अब इस टेक्निकल फील्ड के अंदर हम जॉब्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसका बड़ा सिंपल तरीका है। ये हमारे यहाँ जॉब्स जो एक MBA करके आता है, अगर उसने इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया हुआ है तो वो मार्केटिंग साइड पे भी हम उसको ले सकते हैं और फाइनेंस साइड पे भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल फील्ड, अगर किसी ने प्रोडक्शन साइड पे, जब पाकिस्तान में 2-4 इदारे हैं जो फॉर एग्जांपल हमें जो लेदर बनाना होता है, इसका एक निल्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी, अगर वहां से ग्रेजुएट है तो हम उसको लेदर टेक्निकल साइड के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह से डिजाइनिंग के हवाले से वी आर लैकिंग। हम पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत कम ऐसे इदारे हैं कि जो डिजाइनिंग की इस खास नो हाउ जानते हैं। मैं कहूंगा कि शायद एक लाहौर के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, और एक यहाँ इंडस वैली है। ये डिजाइनिंग स्कूल जो है ना, वो फिर भी किस हद तक मॉड्यूल्स को वो कर सकते हैं। तो एज फार एज माई ट्रेड इज कंसर्न, हम हमेशा से अच्छे ग्रेजुएट्स को लैग करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट्स बिजनेस के अंदर या जॉब्स के अंदर कोई भी नहीं होता। एक स्ट्रगल है। अगर मैंने ये स्ट्रगल ठेले से शुरू की है और आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, तो इसके पीछे 30 इयर्स की स्ट्रगल है। 30 इयर्स की। शायद जब मैं शुरू हुआ था उस वक्त मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था या इतना नॉलेजेबल नहीं था जितना मैं आज हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको 100% मुझसे सीखना है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। अब मेरे इस फैमिली बिजनेस में मैं इस वक्त समीर के पीसी पे बैठा हूँ, वहां मेरे पीसी जो है उसको प्रॉब्लम कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मुझे समीर की जरूरत पड़ी, यानी मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी और मैं आके इधर बैठ गया और इधर बैठ के इसकी मदद से मैं आगे तो सेम काइंड ऑफ मॉड्यूल इंडक्ट इन बिजनेस। तो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, अगर उसके अंदर लोग आए, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं, आपके IBA में भी जब भी मैं एज ए गेस्ट स्पीकर जाता हूँ तो वो यही सवाल करते हैं, हाउ डू वी स्टार्ट बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है उसकी जो डिजायर है या उसकी जो ड्रीम्स हैं वो क्या है। उमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके बैठ जाएं, लेट से कि किसी बैंक्स में मिल जाए या किसी भी ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए और वहीं से वो ग्रो करें। नहीं, मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स कम इन द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो आप। वहां पे जब आप स्ट्रगल करते हो तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। मैं अपनी जनरेशन को इल्जाम देता हूं, इसलिए देता हूं कि आज अगर आप पाकिस्तान में देखें तो नए बिजनेसमैन नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। अगर गुल अहमद है या आर्टिस्टिक है या कोई भी बड़ा ग्रुप है तो वो उधर से नहीं बढ़ने दे रहा अपने लोगों को, वो उनको उस हॉल के अंदर रखता है जिस हॉल से वो बाहर ही नहीं निकल सकते और इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो मैं यहाँ पे इस बच्ची के सवाल पे ये कहूंगा, फिर समीर से कहूंगा कि वो ज्यादा बेहतर समझा सके, कि मेरे नजर में ये है कि बच्चों को मास्टर्स या करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। सर, मैं बेसिकली थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूंगा कि हर बच्चे के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो ढूंढे
कि वो करना क्या चाहता है। सबसे पहले अगर सिर्फ एक एजुकेशन पानी है, सिर्फ एक जॉब के लिए जाने के लिए, तो दैट इज नॉट पर्पस ऑफ लाइफ। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा फैमिली बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी फैमिली ने क्या किया है, किस तरह किया है और क्यों किया है। अगर आप ये 3 सवाल जवाब दे सकते हैं तो फिर आप उस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी चैलेंजेस, लेकिन जैसे कि मैंने बीच में लिख के भी बोला था, यू हैव टू बी वेरी हाईली स्पिरिटेड एंड वेरी फोकस्ड इन दिस। अगर आप फोकस्ड रहेंगे एंड यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फैमिली को मोटिवेट करने के अंदर कोई मसला होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच समीर। अच्छा, टाइम क्योंकि बहुत कम है, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया, आप लोगों का मैंने बहुत पकड़ लिया। हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे गना से। जी गना, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। गना, आर यू देयर? Okay, I think Rana is left. So I think I'm gonna Sir, can you hear me? Yes, I can. Ji, go ahead, please. Yes, sir. My question is for all these small businesses that in the current situation of COVID, how have small businesses been impacted and have they changed their strategy? I'm sure that it varies with the type of business. For example, confectionery के business पे like City Boy या Dr. Milk की sales पे इतना impact maybe ना पड़ा हो, या distribution पे maybe retail से उन्होंने थोड़ा digital channels की तरफ shift कर लिया। But I'm pretty sure कि exports का जो business है leather का, उसमें काफी changes आई होंगी. So my question is for I guess Mr. Shujat and Mr. Adnan, being the director of operations, I think they can answer it. जी जलाल साहब, पहले कन्फेक्शनरी से स्टार्ट करते हैं, फिर शुजात साहब पे तो मुझे बताया था, कुछ दिनों पहले एजू पे भी थे। जी जलाल साहब, कन्फेक्शनरी का बिजनेस कैसे हिट हुआ है कोविड से? कोविड से हिट इसलिए हुआ है कि जाहिर है कि लॉजिस्टिक का इशू है, सप्लाई चेन में जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त भी है तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमें पीछे से रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं मिल रही, वो बंद पड़े हुए हैं। फिर लॉजिस्टिक अगर ऑन हो गया है तो शॉप्स बंद हैं जहाँ पे माल जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स पहुँच नहीं पाते। तो पूरी सप्लाई चेन अगर जब तक ऑन नहीं होगी, आप 100% उस पर नहीं आ सकते। हम अभी भी 25% पे चल रहे हैं और अलमिया ये है कि हम माल की डिमांड है लेकिन हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट के अंदर ये इशू है कि वहाँ पे खौफ है, जिन्होंने ऑर्डर दिया है उन्होंने या तो होल्ड कर दिया या कैंसिल कर रहे हैं। तो ये मामला हैं डिफ़िकल्ट, और ये अगर 2020 हम निकल जाते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ा काम होगा और इसके बाद ही आप सब सही हो सकते हैं। अब रहा सवाल का दूसरा पार्ट कि इसको कैसे लेके चला जाए, क्या सर्वाइव किया जाए, किस तरह किया जाए। तो हमारी कोशिश, छोटे बिजनेसेस लोग तो ये कर रहे हैं कि जैसे मैं एक आपको बता दूं, एक स्टूडेंट है हमारी, शी इज़ अ लॉयर, तो उन्होंने जो है वो लंच सर्व करना शुरू कर दिया है, बना के फैमिली में ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कुछ लोग केक बना के बेच रहे हैं। इस तरह कुछ काम करके थोड़ा बहुत जो भी टाइम पास कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं, वो तो दूसरी डिबेट है, इस तरह लोग कर रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सप्लाई चेन जब तक के ऑन ना हो, सारी चीज़ें आपको ना मिले, आप स्टाफ को बुला के भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतना इजी नहीं है। तो बहरहाल इट्स अ टफ टाइम। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। जी शुजात साहब, ओवर टू यू क्विकली, 5 मिनट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये सवाल किया, ऑल्दो इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं कि आपको 5 मिनट 3 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा बिजनेस किस तरह से इस मौके पे भी सक्सेसफुल हो गया। देखिए, ये ऑफ कोर्स कोविड-19 इज नॉट अ डोमेस्टिक इशू, इट्स इंटरनेशनल इशू, पूरी दुनिया में हो गया था ये। लेकिन मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं हाथ पे हाथ रखता और खामोशी से अपना शट डाउन करता और बैठ जाता, बट मैंने ये नहीं किया। मैंने एक स्मॉल एफर्ट की कोशिश की और मैंने सेकेंड वीक ऑफ मार्च, जब ये पाकिस्तान के अंदर एकदम से उभर रहा था, तो उस मौके के ऊपर जब ये चीज आई तो इमीडिएटली मैंने कांटेक्ट किया तमाम हॉस्पिटल्स और कंसर्न अथॉरिटीज को, और मैंने उसमें मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की, बल्कि उसने ही मुझे बुला के कहा कि कैन यू मेक इट दिस ड्रेस
वो एक पीपीई ड्रेस कहलाता है, जो आजकल अब तो आप हर जगह देख रहे होंगे इस ड्रेस को, कि कंप्लीटली आपकी बॉडी को ढांप देता है, प्रोटेक्टिव होता है वो तमाम जर्म से और वायरसेस से। हमने क्या किया कि हमने इमीडिएटली उसको इंट्रोड्यूस कराया और हमने एक स्मार्ट प्ले किया। हम इंडस्ट्री को बंद करना नहीं चाह रहे थे, हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि ये चीज नेसेसिटी ऑफ लाइफ है इस वक्त, और जो लोग कोविड-19 के पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे उनके लिए बड़ा जरूरी है ये। जब हमने ये हायर अथॉरिटीज को कहा और किसी के जरिए कहा, तो विद इन 24 आवर्स मेरे पास चीफ मिनिस्टर हाउस से कॉल आ गया और उन्होंने कहा हम आपसे वी वांट टू मीट विद यू, क्योंकि उस मौके पे तकरीबन सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। तो मैं उनसे मिला जाके और 1 घंटे में हमने ये डिसीजन ले भी लिया और उन्होंने भी ले लिया कि वो इमीडिएटली ये ड्रेसेस शुरू करें। तो वी आर द पायनियर ऑफ दिस ड्रेस इन कोविड-19 पाकिस्तान, और हमने शुरू किया और विद इन 45 डेज हम तकरीबन 60,000 ड्रेसेस का बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं अब तक। अब लोग, जब ये थोड़ा सा नरम हुआ लॉकडाउन तो ये आया, तो मैं ये कहूंगा, अच्छा पहले मैं ये बात करता हूँ मेरा कोर बिजनेस किस तरह से हो। मेरे कोर बिजनेस के अंदर मैंने जब अपने बायर्स को लिखा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जलाल साहब कि लोगों ने, मेरे बायर्स ने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका भी बिजनेस ही है, उन्होंने डिले किया उसको। उनके नजदीक भी एक रिसर्च थी कि उस रिसर्च के मुताबिक उस मुल्क के अंदर 2 से 3 महीने ये रहना था। फॉर एग्जाम्पल, मैं जर्मनी का एक बायर है माइलस्टोन, उसके लिए काम करता हूँ, उसने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था कि ये कितने दिन के लिए, तो उसने मेरी जो मई और जून की शिपमेंट थी उसको डाइवर्ट कर दिया उसने जुलाई और अगस्त। अब मेरे पास ये जो 2 महीने का जो शॉर्टफॉल आ रहा था कि मैं अपनी कंपनी को किस तरह चलाऊं, तो मैंने इसको इस तरह से इंडक्ट किया। मैं ये बात इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये इसी को कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप स्मार्ट मूव कर सकते हैं तो आप इस वक्त मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी इसलिए हो जाती है कि लेदर वापस आ गया है, लेदर के बायर्स, क्योंकि जर्मनी ने अनाउंस कर दिया, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया कि कोविड-19 का उनके पास से अब एंडिंग हो रही है। तो अब मैं दोनों को पैरेलल चला रहा हूं और मेरे लिए एक नई विंडो खुल गई कि ये जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर कितना इजी है ये बिजनेस करना, क्योंकि मैं एक डिफिकल्ट बिजनेस से आसान बिजनेस की तरफ आया। तो ये अब मेरे लिए बहुत, इस वक्त जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के, सॉरी कराची के, दे नो मी वेरी वेल, क्योंकि मैं वो सब मुझसे सप्लाई ले रहे हैं। और इसके अंदर यहाँ एक बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि शायद मैं ये बात, कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ करें, या मैं एक बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री में रहता हूँ और एक मुसलमान हूँ। मेरा बड़ा ईमान है इस बात पे कि जिस कारोबार में भी मैं अल्लाह को पार्टनर बना लूंगा वो कारोबार मेरा कभी डाउन नहीं जाएगा। और इस बिजनेस के अंदर मैंने 100% अल्लाह को पार्टनर बनाया। मैंने ये नहीं सोचा कि 50% अल्लाह पार्टनर है, मैंने ये सोचा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज इस मुल्क को मेरी जरूरत है, तो मैं अपने घर 1 रुपया नहीं लेकर जाऊंगा। मैं इस बिजनेस को सिर्फ इस बेस पे करूंगा कि मेरे लोगों की तनख्वाह निकल जाए और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं, तो 100%। तो ये जो 2-3 महीने अब मेरे सामने है, इसके अंदर मेरे पास फुल स्विंग एक्टिविटी है। आज मेरे पास बहुत प्रेशर डाल रहे थे टीवी चैनल वाले कि हम आपके पास आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अंडर ऑल SOPs आप किस तरह से ये बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जितना आपने मार्केट को मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए हैं इतना अभी कोई दे नहीं पा रहा है। अभी प्रेजेंटली वी आर मेकिंग 3,000 to 4,000 सूट्स इन अ डे। तो ये जो चीज है ना, ये मोटिवेट करती है आने वाली जनरेशन को कि आप R&D को, आप घर में हो, आपके पास जॉब नहीं है, बट R&D एक ऐसी चीज है जो आप किसी वक्त भी आपको अट्रैक्ट कर सकती है। आज लोग कराची में, पाकिस्तान में अपने मास्क बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये इक्विपमेंट के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। आज हम जब तवज्जो दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दुनिया की ये तो $200 बिलियन की मार्केट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट की। तो मेरा इसमें ये कंक्लूड करते हुए यही बात होगी कि आप कोविड-19 को, वो जो कहते हैं ना कि लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, और इसमें हर सेगमेंट और हर कम्युनिटी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बिजनेस हर्ट करेगा। फॉर द टाइम बिंग एक्सपोर्ट डाउन होगी, ये मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट डाउन होगी, बट ये वो जिसे कहते हैं ना J सर्किल इकोनॉमी,
ये जस्ट जे सर्किल इस वक्त ये डाउनवर्ड है, जब ये रिवर्स होगा तो इतना तेजी से रिवर्स होगा क्योंकि आपके पास एक नया ऑप्शन खुल गया है। आपके पास पता चल गया कि पूरी दुनिया को मास्क चाहिए, पूरी दुनिया को पीपीई सूट्स चाहिए, पूरी दुनिया को डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक चाहिए इससे बचने के लिए। तो ये आपको एक अपवर्ड, एंड आई एम वेरी मच होपफुल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शुजात साहब। शाहिद साहब, आपसे लास्ट कमेंट लेंगे, इस मीटिंग का अख्ताम करेंगे। आपका क्या ख्याल है कोविड-19 की सिचुएशन में? हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड इन योर बिजनेस? शाहिद साहब आप म्यूट है। अनम्यूट है लेकिन आवाज़ उनकी फॉर सम रीज़न नहीं आ रही। शाहिद साहब, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमारी आवाज क्या? जी जी अब आ रही है। जी जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम चूंकि पहले से ही फार्मा सेक्टर में थे, तो हमारे लिए तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम इस 15 दिन के अंदर हमने एक पूरा प्लांट बनाकर हैंड सैनिटाइजर का एक मैन्युफैक्चरर को दिया जो उसको मार्केट कर रहा है, और एक और ऑर्डर पर है लिक्विड हैंड वॉश का। तो जाहिर है कि हमारे लिए इसमें कुछ मजीद अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, जैसे कि जाहिर है कि जहाँ कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के साथ कोई नई सूरतें भी निकलती हैं, कोई नई निकलती हैं, तो वो निकली है यकीनन। तो हमने तो इस तरह रेस्पॉन्ड किया कि लिमिटेड हमारी तकरीबन 20-25% ही लोग इस वक्त आ पा रहे हैं जिन्हें हम अपनी गाड़ियों में पिक करते हैं। आप भी 4 से ज्यादा हम पिक नहीं कर सकते, और बाकी लोग जो है अपनी कन्वेंस पे आ रहे हैं। तो हमारी अटेंडेंस तकरीबन 20 से 25% है, लेकिन हम इस सूरत में जो हैंड सैनिटाइजर्स का और लिक्विड हैंड वॉश के प्लांट्स पर खासतौर पर हमने डिजाइन किए, और वार फुटिंग पर एक प्लांट हमने डिलीवर भी कर दिया। तो जाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम भी है, जाहिर है कि जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो फंस के रह गए, क्योंकि हमारी रिसीवेबल साइकिल 30 डेज की है। तो जाहिर है कि वो 60 दिन हो तो हमें बैंक के पास जाना पड़ा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, और बैंक ने हमारी हेल्प की उसमें। है यदि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, नेवरदलेस जाहिर है कि प्रॉब्लम कोई फैमिली रन बिजनेसेस का तो नहीं है, ये तमाम बिजनेसेस का है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। तो जाहिर है कि हर आदमी को किसी ना किसी तरीके से इसे अपने रहते हुए कोप अप करना है। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत किसी ना किसी तरीके से निकाल देता है हर एक के लिए। जाहिर है कि घर बैठ के तो काम नहीं हो सकता। तो ये बहुत कुछ शुक्रिया शाहिद अपॉर्चुनिटी। साहब, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। आइए जी। शाहिद साहब, खुसूसन आपका, शुजा साहब का, समीर, जलालुद्दीन मुरानी साहब, अदनान मुरानी साहब, और जितने स्टूडेंट्स शामिल हैं हमारे साथ, आप सबकी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल टॉक। कहा जाता है हमारे यहाँ के इंडस्ट्री एग्रीमिया में गैप बहुत ज़्यादा है। ये गैप इस तरह से कम होगा कि हम इंडस्ट्री को एग्रीमिया के साथ मिला के बात करवा दें। तो हमने कोशिश की कि इस सेमिनार के थ्रू थोड़ी सी बात हो सके। अमूमन होता ही है कि जब सेमिनार्स फिजिकली होते हैं तो हमारी एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, इसके अंदर हम मोमेंटोस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त वो नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अंटिल फर्दर, मतलब अंटिल नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह कैंपस में करेंगे तो आप लोग दोबारा मदद करेंगे। अंटिल देन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।